गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखे। और न्यूटन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि किसी भी बॉडी की पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो भी हमें पता चले, चेंज जो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है ये भी हमें पता चले, और उस पर किस तरीके का फोर्स लगा है ये भी पता चले। इट मीन्स न्यूटन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ किसी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वेल डिफाइंड करने का इक्वेशन है। आप इस बात को एक दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ से किसी फिजिकल क्वांटिटी को जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस को वेल डिफाइंड करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल जो एक कह सकते हैं फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें न्यूटन का फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ आना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो वहां से उठाकर यहाँ यूज किए जाएंगे। तो बेसिकली हम इस टॉपिक को देखें कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। ये जो स्पेस है ये स्पेस की अनंत लंबाई और चौड़ाई है, तो इसके अनंत क्षेत्रफल में बहुत सारे बॉडी हैं, और उन बॉडी का जो शेप, साइज, डेंसिटी इत्यादि सारी चीजें हैं। तो शेप और साइज की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े हैं, इनका मास भी बहुत ज्यादा है। इसी स्पेस में अगर हम बात करें दो बॉडी की, तो या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पेस में प्रत्येक दो बॉडी या टू और मोर बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू देयर मासेस। आप ऐसे भी बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी बिकॉज ऑफ देयर मासेस। दो या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं, अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं बिकॉज ऑफ देयर मासेस, क्योंकि उनके पास या मास है या उनके मास के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी बॉडी अगर अपने मास की वजह से जो अट्रैक्ट करती है, इस अट्रैक्शन की वैल्यू को सबसे पहले ऑब्जर्व किया न्यूटन ने, और न्यूटन ने इसे एक स्टेटमेंट के थ्रू कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन दिए। उस मैथमेटिकल इक्वेशन और उस लॉ को जिस नाम से जाना पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, उसे बोला जाता है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। अब न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, the force of attraction acting between the two bodies is directly proportional to their masses and the inversely proportional to the square of the distance between them. न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ यहीं पर खत्म नहीं होता है, बट जनरली स्टूडेंट यहीं पर खत्म कर देते हैं। बेटा अगर आप यहीं पर इस लॉ को खत्म कर रहे हैं तो ये लॉ इनकम्प्लीट है। बिकॉज ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर आप वेक्टर क्वांटिटी है तो आपने तो यहां पर उसका मैग्नीट्यूड बताया है। अब डायरेक्शन भी होता है वेक्टर क्वांटिटी में, तो डायरेक्शन के लिए आप इस लाइन को जरूर अटैच कीजिएगा। द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। बेटे याद रखिएगा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द टू और मोर बॉडीज, जो अट्रैक्शन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दो बॉडी के बीच में, यह एक सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स याद रहे आपको कि जो भी किसी दो बॉडी से मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, उसी इमेजिनरी लाइन पर ही इनकी डायरेक्शन होती है। तो याद रहे यहां पर इस लाइन को जरूर मेंशन करेंगे डेफिनेशन में, द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। अब एक चीज बेटा दिमाग में हमेशा बैठा के रखिएगा कि इस स्टेटमेंट से कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन आएंगे, तो उस मैथमेटिकल इक्वेशन को जरूर लिखिएगा। आप
एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम करते हैं कि हमारे पास स्पेस में दो बॉडी है, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज m1 एंड मास ऑफ द सेकेंड बॉडी इज m2 एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, और उनके बीच का जो सेपरेशन होगा सपोज कर लेते हैं वो स्मॉल r है। अब बेटा स्मॉल r है तो स्पेस में कोई भी फ्री बॉडी, दो या दो से अधिक फ्री बॉडी, वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। वो अट्रैक्शन का फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास मास होता है। अब इनके पास मास है तो ये बॉडी इस पर कुछ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगी और ये बॉडी इस पर कुछ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगी। ये बॉडी इस वाले पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगी, सपोज कर लेते हैं इस बॉडी को 1 कहें और इस बॉडी को 2 कहें, तो 1 2 होगा। और यहाँ पर ये वाली बॉडी इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी इसे F21 कहें। ठीक है बेटा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सेकेंड ऑन द फर्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फर्स्ट का, और यहां पर जो है सेकेंड का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फर्स्ट पर, ये दोनों जो फोर्स है वो हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर लग रहे हैं, और इनकी डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं, इस लॉ को फॉलो कर रहा है। द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में ये जो फोर्स लग रहे हैं, इनका डायरेक्शन जो होगा इन दोनों बॉडी को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के बिल्कुल क्या होगा, उसी पर पैरेलल होगा। अब यहां पर देखें कि इनका जो फर्स्ट इक्वेशन बोलता है वो क्या बोल रहा है। सपोज कर लेते हैं कि F12 एंड F21 इज इक्वल टू F, देन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सपोज कर लेते हैं इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो m1 और m2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर्स इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देन हम एबव बोथ इक्वेशन को अगर हम सबमिट करने पर वी विल गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन r square. Here the proportional symbol is indicate that the value या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, here the proportional symbol is the introduce a new kind of the proportional constant called capital G. इसे कैपिटल G से लिखते हैं m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा तो एक नए प्रकार की कांस्टेंट से हम लोग इंट्रोड्यूस हुए जिसे हम कैपिटल G बोलते हैं। कैपिटल G का कई ढेर सारा नाम है, तो हम लोग कैपिटल G को यहां पर देख सकते हैं। कैपिटल G को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को हम न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। या इसी को हम कैवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इतने ढेर सारे नेम हैं। एक्चुअल में इस जी के पीछे भी कुछ लॉजिक है, वो भी बता दूं।
बेटे कैपिटल जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ capital G is given by कैवेंडिश। कैवेंडिश एक साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था और इसकी वैल्यू कितनी दी थी, G इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, और ये वैल्यू इन्होंने 1798 में दिया था। किसकी हेल्प से दिया था, वो दिया था एक ऑपरेटस है टॉर्सन वैलेंस, इसी ऑपरेटस से इन्होंने जी की वैल्यू कैलकुलेट करके दी थी। जो टॉर्सन वैलेंस है बेटा, टॉर्सन वैलेंस को सबसे पहले 1773 में एक साइंटिस्ट ने बनाया था, जिनका नाम था जॉन माइकल। जॉन माइकल ने 1773 में टॉर्सन बैलेंस डिवाइस को बनाया और ये जी की वैल्यू को प्रूव करने में लग गए इस डिवाइस की हेल्प से। बट बैड लक रहा कि ये विदाउट कंप्लीटिंग आवर वर्क एट 1793 में इनकी डेथ हो गई। ये विदाउट कंप्लीटिंग आवर वर्क हिज डेड। तो वो 1793 में इनकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ कि 1773 के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था फ्रांसिस जॉन ह्यूड वाल्स्टन। अब ये डिवाइस 1793 के बाद फ्रांसिस जॉन ह्यूड वाल्स्टन के पास चला गया ये डिवाइस, और इस वर्क को इन्होंने आगे बढ़ाया। बट ये भी किसी एक कंक्लूजन के पास नहीं पहुंच पाए। फाइनली ये डिवाइस ट्रांसफर हुई टू देन द ट्रांसफर दिस डिवाइस इज कैवेंडिश। ये डिवाइस कैवेंडिश के पास फिर ट्रांसफर हुई और कैवेंडिश ने इस डिवाइस की हेल्प से, यानी कि टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से, फाइनली जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था उसमें प्रोपोर्शनल जो यूज कांस्टेंट जो यूज हुआ, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की और वो वैल्यू निकल कर आया G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। यहीं पर एक हिस्ट्री और आपको बताना चाहूंगा मैं इसके साथ में। जब न्यूटन सर ने इस इक्वेशन को वेरीफाई किया तो वहां पर उन्होंने प्रोपोर्शनल की जगह पर कैपिटल जी नहीं लिया था, बस उन्होंने बताया था कि हेयर ये जो प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक न्यू काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा इस इक्वेशन में। तो उस नए तरीके के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को सबसे पहले जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो साइंटिस्ट थे सीबी बॉयज। कैपिटल जी को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किए, मॉडर्न नोटेशन चॉक ले लेता हूं, ऑफ न्यूटन्स लॉ इन्वॉल्विंग
कैपिटल जी इन 1890। तो 1890 में न्यूटन्स लॉ के ग्रेविटेशनल लॉ में जो नए तरीके का एक कांस्टेंट है कैपिटल जी, इस कैपिटल जी को फिक्स किया था हमारे एक साइंटिस्ट थे सीबी बॉयज, इन्होंने फिक्स किया था। इससे पहले जो यहां पर वैल्यू जो कह सकते हैं कांस्टेंट यूज होता था, वो एक नाम का केवल कांस्टेंट था, लेकिन पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं था उसके लिए। बट सीबी बॉयज ने कहा कि ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मॉडर्न नोटेशन यहां पर बताया गया है कि न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स में ये जो मॉडर्न नोटेशन आएगा इसका, वो कैपिटल जी से रिप्रेजेंट होगा, और ये चीज सीबी बॉयज ने 1980 में दिया। तो ये सब इसकी थोड़ी छोटी छोटी बातें थी। अब बात करते हैं कि कैवेंडिश के ऊपर फिर आते हैं। तो कैवेंडिश ने जब 1798 में जी की वैल्यू को रिसर्च किया और पाया कि जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर है। तो इन्होंने इस बात को, क्योंकि एक साइंटिफिक इन्वेंशन था ये, तो इस साइंटिफिक इन्वेंशन को उन्होंने एक पेपर में पब्लिश करवाया, और उस पेपर का नाम है फिलोसोफिकल ट्रांसैक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी, ये पेपर का नाम था। इस पेपर में इस जी की वैल्यू को पब्लिश करवाया। अब याद रहे बेटा, जो फिलोसॉफिकल ट्रांसैक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी है, ये एक रॉयल सोसाइटी की कह सकते हैं कि एक प्राइवेट समाचार पत्र है, या कह सकते हैं कि रॉयल सोसाइटी है ये, जिसमें साइंटिस्ट के द्वारा कुछ भी इन्वेंशन किया जाएगा तो इसी पत्रिका में निकाला जाता है, इसी समाचार पत्र में निकाला जाता है। इस समाचार पत्र में इस नाम से ये इन्वेंशन आया था जो कैवेंडिश ने निकलवाया था इन 1798 में। ये रॉयल सोसाइटी 1665 में बनी थी, और तब से आज तक कोई भी साइंटिस्ट का जो भी इन्वेंशन होता है इसी में निकाला जाता है, फॉरेन में, या कह सकते हैं कि इंग्लैंड वगैरह में। तो इस तरीके से जी की वैल्यू डेवलप होकर मेरे पास आई, और ये इसके पीछे हिस्ट्री का सिनेरियो रहा। फाइनली हम अब जी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें। हाउ टू कैलकुलेट जी की वैल्यू इतनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। तो बेटा हमें इतना मालूम है न्यूटन्स की ग्रेविटेशनल लॉ से कि अगर हम दो बॉडी लें और उन दोनों बॉडी में से एक बॉडी अर्थ लें, यानी कि हमें न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है बिटवीन द टू बॉडी, और उन दोनों बॉडी में से वन ऑफ देम इज अर्थ, उन दोनों में से एक बॉडी अर्थ है। अगर एक बॉडी अर्थ है तो उसका मास अर्थ का कितना होगा, me, और इसके सरफेस पर या किसी हाइट पर, ये सपोज कर लेते हैं इसके सरफेस पर ही एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास है m, अर्थ का मास है MEAR अर्थ, और इस बॉडी का मास है, ये एक बॉडी है जो कहां पर रखा हुआ है, प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। याद रहे बेटा कि एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है, और अर्थ का जो मास है वो ME है, और इसकी रेडियस जो है वो RE है। RE का मतलब है कि रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमें ये मालूम है न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ से
कि किसी कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ देयर मासेस, उनके मास की वजह से एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये पृथ्वी या अर्थ भी इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, लेकिन इसकी लिमिट है। न्यूटन सर ने बताया है कि अर्थ किसी बॉडी पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू केवल और केवल इस बॉडी के वेट के बराबर होगा। या आप ऐसे इस बात को बोल सकते हैं कि कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है जितना कि इसका वेट हो। कोई भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है जितना कि उसका वेट हो। इट मीन्स ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वेट के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल ही लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बॉडी बहुत ही स्मॉल है और ये मेरा अर्थ है, ये 100 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा रही है जो स्मॉल है, और एक कोई बॉडी है जो बहुत बड़ी है उस पर भी अर्थ 100 न्यूटन का ही बल लगाए। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। जिस बॉडी का वेट जितना होता है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ उस पर अप्लाई करती है। यह हमेशा याद रहे। क्यों? क्योंकि यह ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, तो मास जितना जिस बॉडी का जितना ज्यादा रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पर, वो कोई भी बॉडी उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी उतना ही ज्यादा रहेगी। मास जितना कम ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम। तो यहां पर अर्थ ने इस पर एक फोर्स लगाया जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फोर्स को हम नाम देंगे फोर्स का F, और F इक्वल टू कैपिटल G सॉरी बेटे अर्थ, और ये M यहां पर ये स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है। याद रहे आपको न्यूटन का जो फॉर्मूला था F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर, उसी को हमने यूज किया है। बट m1 यहां पर हमने अर्थ का मास ले लिया और m जो है हमने ऑब्जेक्ट का मास ले लिया, और r स्क्वायर मतलब ये बॉडी अर्थ के से कितने, अर्थ के न्यूक्लियस से कितना दूरी पर है, re दूरी पर है, यानी कि re अर्थ का होल स्क्वायर। और हम इतना जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बॉडी के वेट के इक्विवेलेंट लगता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी पर जो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है वो इक्वल होगा वेट ऑफ बॉडी, उस बॉडी के वेट के इक्वल होगा। देन द अट्रैक्शन फोर्स उसका F है और वेट ऑफ द बॉडी कितनी है, mg है। इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लें। जब कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि F राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो me अर्थ इंटू स्मॉल m अपॉन r अर्थ होल स्क्वायर इक्वल टू mg। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैपिटल G इक्वल टू यहां से मिलेगा G और re अर्थ का होल स्क्वायर अपॉन मिलेगा यहां से m अर्थ। अब बेटे आप देखिए साइंटिस्ट लोगों ने एक अजम्पशन मानकर रखा है कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है। अगर अर्थ का शेप स्फेरिकल है तो स्फेयर का मास का जो फार्मूला होता है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, यानी कि मास ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इनटू डेंसिटी। तो मास m अर्थ हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई
आर क्यूब इंटू डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसकी डेंसिटी होगी? अर्थ की डेंसिटी होगी। यहां से इस एमई की वैल्यू हम यहां पर प्लेस करेंगे तो कैपिटल जी इक्वल टू स्मॉल जी आर ई अर्थ होल स्क्वायर अपान 4/3 पाई आर अर्थ होल क्यूब इंटू रो अर्थ। ये अर्थ की डेंसिटी है। डेंसिटी को बेटे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रो है। तो बेटे ये क्यूब है और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इन जनरल टर्म में ऊपर केवल बचेगा जी और ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4 पाई और आर ई अर्थ, केवल यही टर्म बचेगा और इनटू डेंसिटी बचेगी आपकी अर्थ की। अब बाय द प्रैक्टिकल जी की वैल्यू न्यूटन सर ने फाइंड आउट कर रखी है 9.8 इंटू 10 टू दी पावर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटे स्क्रीन पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। तो जी की वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और अर्थ की जो रेडियस है बेटे वो 6.37 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर है। एंड द डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की जो डेंसिटी है वो 5.497 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम पान मीटर क्यूब है। तो ये अर्थ की डेंसिटी रही। ये वैल्यू आप जब इसमें पुट करेंगे इट मीन्स जी इक्वल टू 3 इंटू 9.8 और 4 पाई की वैल्यू बेटे 3.14 और आर ई अर्थ, आर अर्थ की वैल्यू 6.37 10 टू द पावर 6 इंटू रो अर्थ यानी डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.49 10 टू द पावर 3। आफ्टर ऑल जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपको जी की वैल्यू कैलकुलेट होकर मिलेगी जो कैवेंडिश सर ने अपने टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से फाइंड आउट किया था। तो इस वैल्यू के बाद हमें यहां से न्यूटन सर के उस इक्वेशन को जो F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर है, इसको सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिल जाता है। बेटे ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहां से F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बट डायरेक्शन के लिए देखिए कैसे डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज कर लेते हैं ये बॉडी m1 है और ये बॉडी m2 है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। इस बॉडी को नाम दिया है आपने 1, इस बॉडी को नाम दिया है 2। इसने इस पर जो फोर्स लगाया है उस फोर्स की वैल्यू है F12। इसने इस पर जो फोर्स लगाया है इस फोर्स का नाम है F21। हम बहुत आसानी से यहां से देख रहे हैं, विजुलाइज हो रहा है हमें कि जो F12 है वो इस डायरेक्शन F12 है उसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और F21 को हम यहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं। आप ऐसे भी यहां पर कंक्लूजन निकाल लीजिएगा कि ये बॉडी इस पर जो फोर्स लगाएगी उस फोर्स से इसे अट्रैक्ट करेगी, ये बॉडी इस पर कुछ फोर्स लगाएगी इसे अट्रैक्ट करेगी। अब इस बॉडी के थ्रू इस पर जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा बिटवीन द टू बॉडीज इक्वल एंड
अपोजिट होगा। इक्वल क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये दो बॉडी के बीच ही हमने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की एक खास बात यही होती है कि इसने इस पर जो फोर्स लगाया है वो इसके मास के बराबर लगाया है। इसने इस पर जो फोर्स लगाया है इसके मास के बराबर इसने लगाया है। अब भैया अगर इसने इसके मास के बराबर लगाया और इसने भी इसके मास के बराबर लगाया तो दोनों फोर्स इक्वल नहीं होंगे? इक्वल होंगे, बट इनका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। अब यहां पर कैपिटल जी, नेक्स्ट इसमें आता है कि कैपिटल जी की यूनिट क्या होगी। तो कैपिटल जी की यूनिट बेटे देखिए, यहां से फोर्स की यूनिट न्यूटन होगा। कैपिटल जी की यूनिट तो हमें कैलकुलेट ही करनी होगी। इसका यूनिट किलोग्राम, क्योंकि मास है, इसका भी किलोग्राम, और ये डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो G इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। यहीं से कैपिटल जी की हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं एक आसानी से। तो जैसे सपोज कर लेते हैं कि कोई M1 और M2 दो बॉडी जो है उनका यूनिट मास है या 1 किलोग्राम है, और उन्हें जिस डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा गया है वो डिस्टेंस भी 1 मीटर है। डिस्टेंस भी 1 मीटर है। देन F इक्वल टू कैपिटल जी, यूनिट मास होगा और यूनिट डिस्टेंस भी होगा, तो F की वैल्यू कैपिटल जी आ जाएगी। इस लाइन से एक कंक्लूजन निकल कर आता है। कंक्लूजन ये है, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट of numerical value is equal to the force of attraction between the two body of their masses is 1 kilogram and the separation between them is also 1 meter। जो कैपिटल जी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू F के इक्वल होगा। कब इक्वल होगा? जब दोनों बॉडी का मास भी यूनिट हो और वो दोनों बॉडी यूनिट डिस्टेंस पर रखे हों। It means gravitational constant G is numerically equal to the magnitude of force, ये magnitude of force of attraction between the two masses each of mass 1 kilogram and the distance between them is also 1 meter। यही लिखा हुआ है यहां पर भी कि placed at the separation of 1 meter। तो इस यहां से इस लाइन से ये स्टेटमेंट निकल कर आता है कि एफ जी के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगा। कब इक्विवेलेंट होगा? जब दो बॉडी का मास यूनिट हो और उनके बीच जो डिस्टेंस हो वो भी यूनिट हो। यहां पर एफ और जी ये सारी चीजों की वैल्यू निकल कर आती है। फिर आपको मिलता है कि एफ की वैल्यू क्या हर एक बॉडी के लिए सेम होगा? नहीं बेटे, हर एक बॉडी के लिए सेम नहीं होगा। हम यहां पर एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। सपोज कर लिए हैं हम M1 और M2 की वैल्यू 1 है, तो F इज इक्वल टू, देखिए G की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 6.67 10 टू द पावर -11। यूनिट मास हम मान ले रहे हैं और यूनिट डिस्टेंस भी, तो F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। अगर मेरे पास दो बॉडी हैं और दोनों का मास यूनिट है तो उन दोनों के बीच इतना ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। अब हम, ये तो हमारा एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास मून का मास है, मास ऑफ मून, जो स्मॉल एम, ये स्मॉल एम इक्वल टू होगा, और इसकी जो वैल्यू है, मून की जो वैल्यू है 7.36 इंटू 10 टू दी पावर 22 किलोग्राम, और मास ऑफ अर्थ जो होगा, मास ऑफ अर्थ को एमई से रिप्रेजेंट कर दे बेटा, और मास ऑफ अर्थ होगा 5.96 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। और
मून और मास के बीच में जो डिस्टेंस है 3.8 10⁸ मीटर का है। ये हम इन मास अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच लगा के देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। तो 6.67 10⁻11 मास ऑफ अर्थ, तो 5.96 10⁻24 और मास ऑफ मून 7.36 और 10⁻22 और डिवाइड कीजिए इस आर से 3.8 10⁸ और होल स्क्वायर। तो ये ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो आएगा 2 इंटू सॉल्व करने के बाद 20 न्यूटन। तो आपने ये देखा बेटा कि यूनिट मास के लिए इतना आया अट्रैक्शन फोर्स, और मास ऑफ मून एंड मास ऑफ अर्थ के लिए इतना आया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एफ जो है डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट होता है। जितना जिसका मास ज्यादा होगा एफ की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, जिस बॉडी की मास कम होगी एफ की वैल्यू उतना ही कम आता रहेगा। तो एफ की वैल्यू टोटली डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी के मास के ऊपर, ये डिपेंड करता है। अब बात आता है कि एफ और कैसे, या कह सकते हैं कि डिपेंड कैसे है, या फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फैक्टर देखें क्या क्या है। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी या बोल सकते हैं फैक्टर है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। कभी ये रिपल्सिव का फोर्स नहीं हो सकता है बिटवीन द टू और मोर बॉडीज। ऑलवेज इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कभी ये रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकता है। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू आर मोर बॉडी, चाहे उसकी डिस्टेंस चाहे जितनी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कभी रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकता है। तीसरी इसकी क्वालिटी क्या है, यह फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। इट इज सेंट्रल फोर्स याद रहे बेटा। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक बॉडी है जिसका मास m1 है, एक बॉडी ये है जिसका मास m2 है, इनके बीच डिस्टेंस r है। इसने इस पर फोर्स लगाया है F12, इसने इस पर फोर्स लगाया है F21। बेटा बोथ आर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही तो बोलता था कि फोर्स इज ऑलवेज प्रोड्यूसेस इन पेयर, फोर्स इज ऑलवेज प्रोड्यूसेस इन पेयर। और क्या बोलता था कि ये पेयर्स इक्वल एंड अपोजिट। इट मीन्स द न्यूटन्स इन्वर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, या ग्रेविटेशनल लॉ जो है न्यूटन का, वो न्यूटन का ऑलमोस्ट थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि यहां पर ये दोनों चीजें मिल रही हैं कि बोथ आर अपोजिट एंड इक्वल। समझ रहे ना, तो ये इक्वल एंड अपोजिट भी हैं। और एक चीज, ये सेंट्रल फोर्स यहीं पर समझ में आएगा। सेंट्रल फोर्स, हाँ एक चीज और, ये इक्वल एंड अपोजिट है और पेयर में है। सेंट्रल फोर्स के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फोर्स पेयर में है। अब पेयर में इक्वल एंड अपोजिट है तो इन दोनों फोर्स की वैल्यू कहीं ना कहीं पर जीरो जरूर होगी, या ये बैलेंस में तभी रहेंगे जब इन दोनों फोर्स का इक्विवेलेंट किसी न किसी पॉइंट पर जीरो होगा। बेटे F12 इज इक्वल टू माइनस F21। हम F12 को इधर लेकर आए तो F21 और इक्वल टू जीरो, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर जीरो होगा। सेंट्रल फोर्स आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ये फोर्स इधर लग रहा है,
ये इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पर इसका इक्विवेलेंट होगा। और इक्विवेलेंट की वैल्यू जीरो, या कह सकते हैं किसी एक बॉडी पर लगने वाले डिफरेंट टाइप के जो भी फोर्स हैं उनका रिजल्टेंट जब जीरो हो जाता है तो वो एक सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी में आने लगते हैं। तो इस तरीके से ये एक सेंट्रल फोर्स है। आगे यहां पर जो ये अट्रैक्शन का फोर्स है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द directly proportional to the mass। फोर्थ पॉइंट है कि ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। These are the some important basic point on the basis of the universal law of the gravitation। वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लें। थैंक यू बेटा।